इस वीडियो में हम लोग विनय धारवार का लिखा हुआ ए.के. रामानुजन्स थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ ट्रांसलेशन इस प्रोज पीस को लेकर आलोचना करेंगे। इसका समरी को जानेंगे, इसमें क्या क्या सेक्शंस है, उसमें क्या क्या पॉइंट्स एंड थीम्स दिया गया है उसके बारे जानेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस भी साथ में लेते हुए चलेंगे ताकि चाहे शॉर्ट क्वेश्चन आए या लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग को कोई समस्या ना हो। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे आप फ्रीली ज्वाइन कर सकते हैं। नोट्स एंड सजेशन भी वहाँ मिलते रहते हैं। ओके, तो आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं ये जो एसे है ए.के. रामानुजन्स थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ ट्रांसलेशन, ये एक्चुअली एक बुक का चैप्टर नंबर 6 है। ठीक है, वो बुक का नाम क्या है? पोस्ट कॉलोनियल ट्रांसलेशन थियरी एंड प्रैक्टिस। ठीक है, सुसन बैसनेट और हरीश त्रिवेदी ने मिलकर के इस बुक को कंपाइल किया था और 1999 में ये बुक पब्लिश हुआ था। इस बुक में काफ़ी सारे चैप्टर्स थे, उसमें 6 नंबर चैप्टर जो था वो था यही ए.के. रामानुजन्स थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ ट्रांसलेशन। इसको लिखा था विनय धारवारकर ने। अब समझते हैं कि इस एसे में बेसिकली क्या क्या बताया गया है। देखिए, ए.के. रामानुजन को नहीं जानता ऐसा बहुत कम ही आदमी है। ठीक है, इनका जो पोएट एंड क्रिटिक वाला मतलब पार्ट या साइड है वो तो सभी कोई जानते हैं, लेकिन जो ट्रांसलेटर वाला साइड है वो भी बहुत ज़्यादा है। ऐसा बहुत कम क्लासिकल इंडियन टेक्स्ट होगा, खास करके तमिल, तेलुगु, मलयालम, साउथ इंडियन जितना भी टेक्स्ट है, बहुत कम ऐसा टेक्स्ट होगा जो रामानुजन ने इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं किया हो। 1950 से लेकर 1990 तक लगभग 40 साल लगातार उन्होंने ढेर सारा ट्रांसलेशन का काम किया है। खास करके फोकलोर्स कह लीजिए या मिथोलॉजी कह लीजिए या फिर जो क्लासिकल टेक्स्ट्स होते हैं वो कह लीजिए, ये सारी चीज़ों को उन्होंने ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचाया है अपने ट्रांसलेशन के जरिए। और एज ए ट्रांसलेटर भी ए.के. रामानुजन का ब्रिलियंस और एक्सेलेंस को लेकर के कोई डाउट रह ही नहीं सकता। तो उनका ट्रांसलेशन को लेकर के उनका क्या थियरी था, ट्रांसलेशन करते वक्त वो किस किस चीज़ का ध्यान रखते थे और एक ट्रांसलेटर का काम क्या होना चाहिए, इस बारे उनका क्या क्या अंदाज था, ये सब इस इसे में हम लोग को पता चलेगा। टोटल 3 हिस्सों में ये इसे बटा है। पहला है रामानुजन्स कंसेप्शन ऑफ ट्रांसलेशन, दूसरा है अ थियोरेटिकल क्रिटिक ऑफ रामानुजन्स प्रैक्टिस और तीसरा और आखिरी हिस्सा है रामानुजन्स पॉलिटिक्स ऑफ ट्रांसलेशन। ठीक है, तो आइए हम लोग एक एक करके तीनों हिस्से को बारीकी से जानते हैं ताकि समझ में आए बेसिकली बात क्या किया गया है। पहला सेक्शन है रामानुजन्स कंसेप्शन ऑफ ट्रांसलेशन। इसमें उन्होंने ट्रांसलेशन का कंसेप्ट क्या होता है, ट्रांसलेशन में कुछ कुछ बारीकियां क्या होती है वो समझाया है। तो सबसे पहले वो ट्रांसलेटर्स का टास्क बताते हैं कि एक ट्रांसलेटर का काम क्या होता है। तो रामानुजन का अकॉर्डिंग लिटरल कन्वे करना बहुत ज़रूरी है, यानी कि जो ओरिजिनल टेक्स्ट है और उसका जो मान लीजिए एक ओरिजिनल टेक्स्ट हिंदी में लिखा गया है, तो हिंदी वाला मान लीजिए हिंदी कोई पोएट है, उसने एक पोएम लिखा है, अब उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जा रहा है, तो वो हिंदी पोएम हो जाएगा ओरिजिनल टेक्स्ट और जो इंग्लिश मतलब ट्रांसलेट किया जा रहा है वो हो जाएगा कि ट्रांसलेटेड वर्जन। तो जो ओरिजिनल टेक्स्ट है ना, उसमें जो भी वर्ड्स है, मीनिंग्स है, फ्रेज है, उसको लिटरली कन्वे करना चाहिए, वर्ड बाय वर्ड, फ्रेज बाय फ्रेज, जो भी उसका टेक्सचुअल मीनिंग है, जो भी उसका क्वालिटीज है, जो भी उसका सिग्निफिकेंस है, सब चीज को लिटरल तरीके से कन्वे करना जरूरी है। इसमें एक छोटा सा कोड भी है, ट्रांसपोज द सिंटेक्स, डिजाइन, स्ट्रक्चर और फॉर्म ऑफ द ओरिजिनल फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर। मैं इसको आपके लिए हाईलाइट कर देता हूं ताकि समझने में आप लोग को आसानी हो। अब सुविधा होगा। तो ये तो चल गया कि ट्रांसलेटर का टास्क कि लिटरली हर चीज को लिटरल ट्रांसलेशन करना है ताकि समझने में कोई तरीके का दिक्कत ना आए। अब नेक्स्ट कंसेप्ट आ जाता है मेटाफ्रेज। अब ये मेटाफ्रेज क्या है? जॉन ड्राइडन ने इस टर्म को कॉइन किया था 1680s में। इनका मतलब अनुसार मेटाफ्रेज होता है द मेथड ऑफ टर्निंग एन ऑथर वर्ड बाय वर्ड एंड लाइन बाय लाइन फ्रॉम वन लैंग्वेज इनटू अनदर, यानी वही कि एकदम वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन। लेकिन ये काम बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि दोनों अलग लैंग्वेज मतलब दोनों अलग कल्चर, दोनों अलग सोसाइटी, दोनों अलग अलग माइंडसेट। तो हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों कल्चर में या दोनों लैंग्वेज में सारा कंसेप्ट आपको सेम मिल जाए। ऐसा हो ही सकता है कि जो ओरिजिनल लैंग्वेज ऑफ अ टेक्स्ट है उसमें कोई ऐसा शब्द है, उसमें कोई ऐसा कंसेप्ट है जो आपका जो टारगेट लैंग्वेज है, यानी जिस लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट करना चाहते हो, उस लैंग्वेज में उस कंसेप्ट का अस्तित्व ही नहीं है, तो आप कैसे ट्रांसलेट करोगे? ठीक है, तो इसलिए ऐसे कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है जो इस मेटाफ्रेज आइडिया को, यानी वर्ड बाय वर्ड एक्यूरेट ट्रांसलेशन, 100% सटीक लिटरल ट्रांसलेशन का आइडिया को थोड़ा सा असंभव कर देता है। अब खास करके पोइट्री में,
और दो ऐसा प्रॉब्लम है जो पोइट्री में मेटाफ्रेज का आइडिया को पूर्ण नहीं होने देता, वो भी रामानुजन ने डिस्कस किया है। क्या है वो दो प्रॉब्लम? पहला है कि जो वर्ड्स होते हैं ना पोइट्री में, वो हमेशा से ही फिगरेटिव होते हैं, यानी सिंबॉलिक होते हैं। यानी पोइट्री में जो वर्ड का यूजेज किया जाता है वो लिटरल मीनिंग के तहत नहीं बल्कि सिंबॉलिक मीनिंग के तहत किया जाते हैं। तो आप अगर उसका लिटरल ट्रांसलेशन करोगे तो वो तो इनकम्प्लीट असेसमेंट हो जाएगा, है ना। और दूसरा है कि जो का फेमस एक मतलब वो कहते हैं कि ओनली पोएम्स कैन ट्रांसलेट पोएम्स, मतलब एक पोएम को अगर ट्रांसलेट करना है तो आप बस वो दूसरा पोएम के लिए ही पॉसिबल है। अगेन उसका मतलब यही है कि पोएम सिर्फ लिटरल मीनिंग से नहीं चलता, उसका काफ़ी सारा हिडन मीनिंग रहता है, काफ़ी उसमें इमेजेस रहता है, एलिगरीज रहते हैं, सिंबल्स रहते हैं, काफ़ी सारे और अंडरटोन्स भी रहते हैं। तो उसको हटा करके अगर आप सिर्फ लिटरल मीनिंग को लेके चलोगे तो आप पोएम का सिर्फ एक पहलू को दर्शा रहे हो, समग्र पोएम को आप एंटायरिटी में रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहे हो। तो ये दो प्रॉब्लम्स है, ठीक है। इसीलिए रामानुजन ने कहा है कि ये जो मेटाफ्रेज का जो आइडियल है ना, ये एक्चुअली अनअचीवेबल है, ये इसको अचीव किया ही नहीं जा सकता एज फार एज प्रैक्टिकलिटी इज कंसर्न, ठीक है। अब नेक्स्ट वो बात करते हैं रिटेंशन ऑफ ओरिजिनल स्ट्रक्चर एंड टोन को लेकर के। उनका ये भी मानना है कि सिर्फ टेक्सचुअल मीनिंग और मतलब ओरिजिनल लैंग्वेज का रिटेन नहीं होना चाहिए, ओरिजिनल स्ट्रक्चर भी रिटेन होना चाहिए। जो स्ट्रक्चर, जो स्टैंजा, जो राइम, जो पैटर्न, जो इंटोनेशन एक्चुअल में यूज किया गया है वो ट्रांसलेटेड वर्जन में भी कुछ इधर उधर ना हो, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा इधर उधर तो होगा ही, परफेक्ट इज नॉट पॉसिबल, एज फार एज पॉसिबल उसको मेंटेन रखना है, ठीक है। इसके लिए क्या क्या चीज करना है? खास तरीके से ध्यान देना है इमेज और उनके प्लेसमेंट पे। ओरिजिनल लैंग्वेज में किस वर्ड के लिए कौन सा इमेज यूज किया गया, उसको कहाँ प्लेस किया गया, उसको किस लिहाज पे उसको इंपॉर्टेंस दिया गया, वही सेम चीज मेरा ट्रांसलेटेड वर्जन में भी होना चाहिए। अगर ओरिजिनल पोएम जो पढ़ रहा हो उसको पढ़ करके इमेज का जो सिग्निफिकेंस कम से कम लिटरेरी तौर पे उसको जो लगेगा, मेरा ट्रांसलेटेड वर्जन भी कोई पढ़ रहा है, मान लीजिए उसको दोनों अंग्रेजी आता है, किसी को हिंदी भी आता है अंग्रेजी भी आता है, तो अगर परफेक्ट ट्रांसलेटर वही होगा, ठीक है, जिसको ओरिजिनल हिंदी पोएम पढ़ करके भी वही चीज लगे और ट्रांसलेटेड इंग्लिश पोएम पढ़ के भी वही चीज लगे, कि स्ट्रक्चर और टोन सेम रहना चाहिए, ठीक है। और एक क्या चीज है कि एक पोएम का जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होता है ना, उसमें रिलेशन भी सेम टू सेम रहना चाहिए, हार्मनी रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि वहां का जो एक पोएम का एक स्टैंजा का साथ दूसरा स्टैंजा का जो लिंक था, हम ट्रांसलेशन करने वक्त उस लिंक को गड़बड़ा दिए, उससे काम नहीं चलेगा, ठीक है। एक और रामानुजन का एक्सक्लूसिव दो आइडियाज है, एक है आउटर फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, एक है इनर फॉर्म ऑफ टेक्स्ट। ये इन्होंने खास करके जो क्लासिकल तमिल आइडिया ऑफ पोएट्री है उससे लिया है। तमिल क्लासिक्स पोएट्री में एक अका का कंसेप्ट होता है, दैट इज इंटीरियर या हाउस होल्ड कह लीजिए या हार्ट रिलेटेड कुछ कह लीजिए, और एक होता है पूरम का, पूरम इन द सेंस आपका एक्सटीरियर या पब्लिक स्फीयर, ठीक है। तो ये दोनों चीज उनने अपना हिसाब से किया है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है ऑथर ट्रांसलेटर रिलेशनशिप, यानी जो भी आप ओरिजिनल पीस को ट्रांसलेट कर रहे हो उसका जो ऑथर है जिसने उसको क्रिएट किया है, और आप एज अ ट्रांसलेटर जो आप उसको टारगेट लैंग्वेज में ट्रांसलेटर कर रहे हो, तो दोनों में क्या संपर्क रहना चाहिए। अब दोनों का ये जो संपर्क है काफी कंट्रास्टिंग है। क्यों कंट्रास्टिंग है? क्योंकि दो ऐसा पॉइंट आ जाता है जो पॉइंट को ट्रांसलेटर जब उस फेज से गुजरता है तो उसको दोनों विपरीत धर्मी सोच दिमाग में आता है और दोनों को ही लेके उसको चलना पड़ता है। क्या वो दोनों है, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो है कि ट्रांसलेटर का एक डिजायर रहता है कि ट्रांसलेशन से ही वो एक पोएम बना ले, यानी जो पीस को, जो ओरिजिनल टेक्स्ट को वो ट्रांसलेट कर रहा है, तो वो ट्रांसलेशन जस्ट अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स ना हो, वो ट्रांसलेशन अपने आप में पोएट्री जैसा दिखे, ये उसका एक डिजायर रहता है। लेकिन ये डिजायर उसका किस चीज से मतलब कब हो जाता है कि रीडर का जो डिजायर है मेटाफ्रेज के लिए, यानी जो रीडर है वो क्या चाहता है कि ओरिजिनल राइटर ने जो ओरिजिनल फीलिंग्स, ओरिजिनल मीनिंग देके लिखा था, मुझे वही सेम टू सेम मिले। तो ये दोनों डिजायर एक आपस में काट देते हैं। दूसरा मतलब कंट्रैक्टरी एलिमेंट क्या है कि ट्रांसलेटर की एक ख्वाहिश और होता है कि वो ट्रांसलेटेड जो वर्जन है उससे अपना एक पोएम बनाए, यानी वो अपना भी जो पोएटिक क्रिएटिविटी है उसको भी दर्शाए ट्रांसलेशन का थ्रू। सिर्फ ओरिजिनल ट्रांसलेशन या ओरिजिनल जो पोएट था उसका ही कृतित्व ना रहे, उसके अंदर अपना भी वो कुछ छाप छोड़े, ये डिजायर होता है। लेकिन इसको फिर से कौन डिजायर काट देता है? रीडर का डिजायर फॉर ओरिजिनल पोएम। रीडर ट्रांसलेटर का पोएटिक क्रिएटिविटी नहीं देखना चाहता, वो ओरिजिनल पोएटिक क्रिएटिविटी को समझना चाहता है। तो ये दोनों एक आपस को काट देते हैं।
अब दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कोट्स हैं जो मैंने दिया है। सबसे पहला कोट है, अ ट्रांसलेशन हैज टू बी ट्रू टू द ट्रांसलेटर नो लेस देन टू द ओरिजिनल्स, यानी कोई भी ट्रांसलेशन को ट्रांसलेटर का तरफ से भी उतना ही सच्चा या उतना ही ऑनेस्ट होना चाहिए जितना कि ओरिजिनल क्रिएटर का तरफ से। यानी एक ट्रांसलेटर के लिए बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। वो अगर मतलब सिर्फ अपना पोएटिक क्रिएटिविटी डालने के चक्कर में ओरिजिनल जो चीज़ है उसको अगर हटा देगा तो वो भी गलत है, और सिर्फ ओरिजिनल को कॉपी पेस्ट करने के चक्कर में अपना कोई इंडिविजुअलिटी या अपना कोई क्रिएटिविटी नहीं डालेगा तो वो भी इनजस्टिस करना होगा। तो दोनों चीज़ को बैलेंस करना है। दैट्स वाई द टास्क ऑफ अ ट्रांसलेशन बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। इसीलिए इन्होंने इसको काफ़ी टर्म दिया है या काफ़ी सारे फीचर्स बताया है कि ट्रांसलेशन एक चॉइस भी है, एक इंटरप्रिटेशन भी है कि कैसे आप ओरिजिनल टेक्स्ट का या ओरिजिनल क्रिएटर का, ऑथर का, पोइट का मनोभाव को समझते हो, इंटरप्रेट करते हो। वो एक असर्शन भी है, असर्शन ऑफ टेस्ट, कि आपको आपका टेस्ट जिस हिसाब का है, आपका रुचि जो हिसाब का है, आपका मनोभाव जो हिसाब का है, तो आपका इंटरप्रिटेशन भी वही तरीके से होगा। ठीक है, इसीलिए सेम ओरिजिनल टेक्स्ट का अलग अलग ट्रांसलेशन, अलग अलग मीनिंग लगता है बिकॉज ऑफ दिस असर्शन ऑफ टेस्ट। ठीक है, और फिर एक और बात किया जाता है कि बिट्रेयल ऑफ ट्रांसलेटर नीड्स, कि अगर आप एक परफेक्ट ट्रांसलेटर होना चाहते हो तो आपको अपना ही नीड्स के साथ बिट्रेयल करना भी सीखना पड़ेगा। आपको अपना जो नीड है कि मैं अपना कुछ पोएटिक क्रिएटिविटी डालूं उसके अंदर, उसको आपको दबाना पड़ेगा, नहीं तो आप बैलेंस नहीं कर सकोगे। ठीक है, फिर एक जो सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट कोट है, दैट इज अ ट्रांसलेटर होप्स नॉट ओनली टू ट्रांसलेट अ टेक्स्ट बट होप्स टू ट्रांसलेट अ नॉन नेटिव रीडर इनटू अ नेटिव वन। बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्रक्स वाला एक मैसेज है कि सिर्फ एक ट्रांसलेटर का काम एक पोएटिक पीस को या एक टेक्सचुअल पीस को एक भाषा से दूसरा भाषा में अनुवाद करना नहीं है, बल्कि एक रीडर को जो उस कल्चरल फॉर्म से बिलोंग नहीं करता, उस सोसाइटी से, उस लिंग्विस्टिक कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करता, उसको ही ट्रांसलेट कर देना। एक यूरोपियन रीडर को एक इंडियन रीडर में ट्रांसलेट कर देना, ये अगर कोई ट्रांसलेटर कर पाया तो मतलब वो बहुत ही तरीका से अपना काम किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट सेक्शन जो आता है दैट इज अ थियोरेटिकल क्रिटिक ऑफ रामानुजन्स प्रैक्टिस। इसमें क्या हुआ है कि इसमें एक और क्रिटिक और ऑथर के बारे हम लोग को पता चलता है, दैट इज तेजस्विनी निरंजना। इनका लिखा हुआ एक किताब है सिटिंग ट्रांसलेशंस। इसका लास्ट चैप्टर में इन्होंने रामानुजन का ट्रांसलेशन को क्रिटिसाइज किया है। क्यों किया है? एक पर्टिकुलर पोएम को लेकर के। ध्यान रखिए कि ये सब डिटेल्स किसकी, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। अल्लामा प्रभु एक वो मतलब साउथ इंडियन पोएट थे, उनका लिखा हुआ एक शॉर्ट पोएम था वकाना। ठीक है, इसको ट्रांसलेट किया था रामानुजन ने। अब निरंजना का ये एलिगेशंस था कि जब इसको उन्होंने ट्रांसलेट किया रामानुजन ने, तो कुछ कुछ गलतियां उन्होंने किया, चाहे अनजाने में हो या जानबूझ करके हो। ठीक है, दो गलतियां वो पॉइंट आउट करती है। पहला गलती है कि उन्होंने रॉन्ग ट्रांसलेशन किया है और मिस रिप्रेजेंटेशन किया है, यानी कुछ कुछ वर्ड्स को ट्रांसलेट करते वक्त, कुछ कुछ फ्रेज को एक्सप्लेन करते वक्त उन्होंने ऐसा कुछ चीज बोला है जो एक्चुअल ओरिजिनल ऑथर इंटेंड नहीं किए थे, पहला। और दूसरा चीज है पॉलिटिक्स ऑफ ट्रांसलेशन, यानी उन्होंने जानबूझ करके अपना ट्रांसलेशन को एक एजेंडा, एक प्रोपेगेंडा की तरह से इस्तेमाल किया है, जिसमें ऐसा लगे कि वो काफ़ी सारा वर्ड जो इस्तेमाल करती है, वो ओरिएंटलिस्ट बोलती है, मॉडर्निस्ट बोलती है, ठीक है, फिर क्रिश्चियन बोलती है, और भी ऐसा ढेर सारा वो टर्म यूज करती है कि ये सब प्रोपेगेंडा एजेंडा उन्होंने अपने ट्रांसलेशन के थ्रू जानबूझ करके मिलाया है ताकि रीडर को इन्फ्लुएंस, कन्विंस किया जा सके। ठीक है, ये दो पॉइंट है। अब यहाँ पे जो धारवर कह रहे हैं वो इनको रिफ्यूट करती है, वो निरंजना का जो क्लेम है उसको बेसलेस साबित करती है फैक्चुअल प्रूफ से। कैसे? वो दिखाती है ये कि निरंजना ने जो टेक्स्ट को एनालाइज किया है अपना ये सब एलिगेशंस लगाने के लिए, दैट इज टेकन फ्रॉम द नंदीमठ एडिशन ऑफ द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ शून्य संपदाने। ठीक है, 1965 में ये एक किताब था शून्य संपदाने, इसका जो नंदीमठ एडिशन है, देखिए एक ही किताब का काफी सारे एडिशंस रहता है, काफी सारा वॉल्यूम्स रहता है, तो उसका नंदीमठ एडिशन का फर्स्ट वॉल्यूम में जो प्रिंटिंग था, जो छपा था, उसी टेक्स्ट को इन्होंने कंसिडर किया था निरंजना ने। और रामानुजन ने जब ट्रांसलेट किया था ना ये अल्लामा प्रभु का वकाना को, तो उन्होंने लेकिन नंदीमठ एडिशन नहीं लिया था। उन्होंने कौन सा एडिशन लिया था? उन्होंने भूषणूर मठ वॉल्यूम लिया था और बासवराजू का कांद्रिके लिया था। ये दोनों सोर्सेस से मिला करके रामानुजन ट्रांसलेट किया था, और निरंजन नंदीमठ एडिशन लेते हैं। तो आप बताइए कि जो लेखक एक मतलब एक एडिशन से, मतलब जो एडिशन से वो कवि ने ट्रांसलेट किया है,
आप अगर वहीं सेम टेक्स्ट को ना पकड़ के कोई अलग टेक्स्ट को पकड़ रहे हो तो आप कैसे उनको एडिट कर सकते हो, है ना। अगर वो भी मतलब रामानुजन भी अगर नंदीमठ एडिशन वाला को ही पढ़ करके अपने ट्रांसलेट करते तब निरंजना का क्लेम सही होता, लेकिन वो तो कोई और टेक्स्ट पढ़ के किए हैं ट्रांसलेशन और ये कोई और टेक्स्ट पढ़ के उनका रेफ्यूटेशन कर रहे थे। ये तो मतलब शुरुआत में ही गलती है ना। और धारवारकर और भी पॉइंट आउट करते हैं कि ये जो है ना बायस्ड है, निरंजना बायस्ड है किसके तरफ, ये वाल्टर बेंजामिन और डेरिडा इन दोनों के भावधाराओं से, इन दोनों के ट्रांसलेशन थ्योरी से ये काफी ज्यादा मतलब बायस्ड है और इन्हीं के लेंस में ये रामानुजन का ट्रांसलेशन थ्योरी को क्रिटिसाइज करती है जो कि सही नहीं है। उन्होंने पर्टिकुलरली बोलते हुए हैं कि द टास्क ऑफ ट्रांसलेशन, ये जो वाल्टर बेंजामिन का लिखा हुआ है वहां पे पर्टिकुलरली टेनेट है लॉ ऑफ ट्रांसलेशन, एक ये चीज और एक डेरिडा का डेथ टोवर्ड द बैबल। ये दोनों किताब से, ये दोनों प्रोज पार्ट से ये निरंजना काफी इन्फ्लुएंस्ड हुई है, ठीक है। और वो क्या चीज बता रही है कि प्रिविलेज द वर्ड ओवर द सेंटेंस। ये उनका, निरंजना का कहना है कि सेंटेंस से ज्यादा गुरुत्व रामानुजन ने दिया है वर्ड को और ये गलत तरीका है ट्रांसलेशन का। बात सही है, लैंग्वेज मतलब सेंटेंस से ज्यादा आप अगर वर्ड को गुरुत्व दे रहे हो तो वो एक तरीके का पर्टिकुलरिज्म हो गया, वो सही नहीं है। आपको जनरल डिस्कोर्स को भी ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। लेकिन धारवारकर बोलते हैं कि उनका ये क्लेम भी गलत है बिकॉज शी हैज शोन अ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द सिंटैग्मेटिक टू पैराडिग्मेटिक लेवल। उन्होंने, उनका जो असेसमेंट है वो डिस्प्लेस्ड हो गया है। क्यों डिस्प्लेस हो गया है? क्योंकि ओरिजिनली रामानुजम जब ये ट्रांसलेट करते हैं या वो अपने ट्रांसलेटेड वर्जन्स का जो भी प्रीफेस लिखते हैं, जो भी आपका उसको एक्सप्लेनेशन करने के जो नोट्स लिखते हैं, उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि ट्रांसलेशन का वक्त वर्ड्स को कभी भी सेंटेंस से ज्यादा तवज्जो नहीं देना चाहिए और सेंटेंस को कभी डिस्कोर्स से, यानी जो टोटल पैराडाइम है उससे कभी ज्यादा तवज्जो नहीं देना चाहिए। पहला बात। दूसरा बात, ट्रांसलेशन एक मल्टी लेयर्ड और मल्टी लेवल प्रोसेस है जहां पे एक लेवल के साथ दूसरा लेवल कनेक्टेड है और अगर आपका तरीका, ट्रांसलेशन का तरीका ऐसा है कि उसको एक्सेप्ट करने का टाइम पे, उसको एनालाइज करने का टाइम में एक लेवल के साथ दूसरा लेवल का विवाद हो जा रहा, वो कोलैप्स हो जा रहा, देन आपका ट्रांसलेशन सटीक नहीं माना जाएगा। ये रामानुजन का अपना कहना है। लेकिन जब निरंजना बोल रही है तो ये सब चीज को, बात को वो बखूबी से छुपा के, इग्नोर करके अपने रीडर्स को दर्शा रही है कि जैसे रामानुजन एक इनकम्पिटेंट ट्रांसलेटर है या फिर उनका नॉलेज अबाउट द प्री मॉडर्न कन्नड़ा और द अदर मिथ्स इज इनकम्प्लीट, जो कि सरासर झूठ बात है, ठीक है। इसको साबित करने के लिए धारवारकर और भी दिखाते हैं, वो तुलना करके दिखाते हैं। रामानुजन ने बेंजामिन से भी इन्फ्लुएंस लिया है। कौन सा? कि बेंजामिन का एक कहना है कि द आइडियल क्रिटिकल एसे वुड कंसिस्ट एंटायरली ऑफ कोटेशंस। मतलब कि जिसको भी आप, जो भी एसे को, कोई भी टेक्स्ट को ऊपर अगर क्रिटिक लिख रहे हो तो उसमें ऑथर ने क्या लिखा है, ना लिखा है, वो भी आपको रेफरेंस देना पड़ता है। ये उनका कहने का मतलब है। तो इससे तो रामानुजन मतलब मेल रखते हैं, एग्रीमेंट करते हैं। लेकिन बेंजामिन का एक और भी कंसेप्ट है जिससे रामानुजन एग्री नहीं करते, दैट इज इन द अप्रिशिएशन ऑफ अ वर्क ऑफ आर्ट और एन आर्ट फॉर्म कंसिडरेशन ऑफ द रिसीवर नेवर प्रूव्स फ्रूटफुल। ये बेंजामिन का कहना है कि जब भी आप कोई आर्ट फॉर्म क्रिएट करते हो तो उसमें जो रिसीवर एंड में रहता है ना, या कि जो कंज्यूमर होता है, ठीक है, जो उसको पढ़ता है, देखता है, सुनता है, उसका कंसिडरेशन करना कभी भी कुछ खास फलदायक नहीं रहता है। लेकिन रामानुजन का मानना है कि आप जब ट्रांसलेशन करोगे तो आपके दिमाग में एक इंटेंडेड या फिर इमेजिन्ड रीडर का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। उसी का हिसाब से आपको ट्रांसलेशन करना है। वो कैसे, कौन सा कल्चरल एनवायरनमेंट से बिलोंग करते हैं, उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, वो कैसे लेगा, ताकि उसको पढ़ के समझ में आए। जो आप समझ रहे हो, जो आप समझाना चाहते हो, वो उसको भी पढ़ के वहीं समझ में आए। ये इसका ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है। तो ये हो गया ना। तब बेंजामिन बोल रहे कि दरकार नहीं उसको कंसिडर करने के लिए, रामानुजन इंपॉर्टेंस दे रहे। तो इस विषय में दोनों का एक डिसएग्रीमेंट है। डेरिडा से भी रामानुजन एक विषय में डिसएग्री करते हैं कि डेरिडा आप कह लीजिए या इन जनरल पूरा डिकंस्ट्रक्शनिस्ट ही कह लीजिए, वो सब ट्रांसलेशन को क्या समझते हैं, एक कंटेक्चुअल, थियोरेटिकल और इडियोलॉजिकल कंसेप्ट समझते हैं, जिसमें पोइट्री का तरफ या इमेजिनेशन का तरफ या रिक्रिएशन का तरफ रिटर्न होने का कोई मतलब रास्ता ही खुला नहीं है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इसको वो काफी मतलब ऑब्जेक्टिव एक एक्ट का तरह तहत से देखते हैं। लेकिन ट्रांसलेशन कभी भी ऑब्जेक्टिव एक्ट नहीं है रामानुजन के लिए, वो एक सब्जेक्टिव एक्ट है। उसमें आपका पर्सनल आइडेंटिटी का भी कुछ इन्फ्लुएंस रहेगा, उसमें कस्टमाइजेशन का भी ऑब्वियसली स्कोप रहेगा, तब तक जब तक आप ओरिजिनलिटी को
बिगाड़ नहीं रहे हो, आपके अंदर बैलेंस का सेंस रहना चाहिए, ठीक है। फिर एक विषय में होमी भाभा का साथ भी उनका तुलना किया गया है या कंट्रास्ट किया गया है धारवारकर द्वारा, वो है कि होमी भाभा का एक थियरी है कि हर आइडेंटिटी ही, चाहे वो कितना भी एक्सक्लूसिव या यूनिक होने का दावा करे, हर आइडेंटिटी, हर चीज अल्टीमेटली एम्बाइवैलेंट और हाइब्रिड है। यानी कोई भी चीज एक्सक्लूसिव नहीं है, उसमें दूसरा या 100% ओरिजिनल नहीं है, उसमें दूसरा दूसरा चीजों का भी इंफ्लुएंस आया है और धीरे धीरे वो हाइब्रिड बनता गया। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूं, इंग्लिश लैंग्वेज, मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज आज आप जिस रूप से देख रहे हो वो शुरुआती से नहीं था। एंशंट जो फॉर्म था, जो एंग्लो सैक्सन फॉर्म था, उसका ऊपर आपका स्कैंडिनेवियन कुछ इन्फ्लुएंस आया है, कुछ फ्रेंच इन्फ्लुएंस आया है, लैटिन इन्फ्लुएंस आया है, फॉरेन लोन वर्ड्स आया है, फिर आकर के धीरे 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 करते आज का शेप रीशेप होते होते आज का मॉडर्न इंग्लिश आया। तो ये हाइब्रिड है। तो इसी तरीके से होमी भाभा का कहना है कि कोई भी चीज, कोई भी कंसेप्ट ओरिजिनल नहीं है, एवरीथिंग इज हाइब्रिड। तो रामानुजन का यहाँ हल्का से यहाँ टेक अलग है, वो बोलते वो इस हाइब्रिडिटी को एक्सेप्ट करते हैं, बट वो दिखाना चाहते हैं इसका एक और पहलू है कि लैंग्वेज हाइब्रिडाइजेशन का थ्रू तो जाता ही है, लेकिन कहीं तरीके का हाइब्रिडाइजेशन, कोई एक परफेक्ट सिंगल हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरीके का हाइब्रिडाइजेशन होता है और उसी से लैंग्वेज एनरिच होता है, उसी से लैंग्वेज शेप होता है। और मॉन्ग्रेल, मॉन्ग्रेल का मतलब होता है क्रॉस ब्रीडिंग से निकला हुआ प्रोडक्ट, ठीक है, मतलब वही हाइब्रिड कह सकते हैं आप। तो कोई भी दो मॉन्ग्रेल, मतलब यहाँ पे लिंग्विस्टिक मॉन्ग्रेल का बात कर रहे हैं कि लैंग्वेज में जो विदेशी या जो भी इन्फ्लुएंस आता है वो वाला, तो सही बात है, लेकिन कोई भी दो मॉन्ग्रेल कभी भी एग्जैक्टली सेम नहीं होते, ठीक है। आप दोनों अलग अलग हाइब्रिड लैंग्वेज को ले लो या एक ही मतलब सोर्स लैंग्वेज के ऊपर अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन वाला इफेक्ट ले लो, तो दोनों का अगर आप तुलना करोगे तो वो कभी भी सेम नहीं होगा। ये रामानुजन का कहना है, यानी कि वो हाइब्रिडाइजेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी वो इंडिविजुअलिटी का एक स्कोप देख रहे हैं, एक वो ओपन एंडेड उनका है, ठीक है। अब आखिरी पड़ाव में आ जाता है, आखिरी सेक्शन, दैट इज रामानुजन पॉलिटिक्स ऑफ ट्रांसलेशन। इसमें धारवारकर जो है वो निरंजना का एक्यूजेशन जो था उसका रिप्लाई देते हैं, उसका रेफ्यूटेशन देते हैं। उनका एक एक्यूजेशन ये भी था कि रामानुजन का ट्रांसलेशन और यूरोपियन प्रोटेस्टेंटिज्म में काफी सारा सिमिलैरिटीज देखते हैं, और बैक ऑफ द माइंड उनका क्या कहने का उद्देश्य था कि वो एक प्रोपेगेंडिस्ट है, अपना क्रिश्चियन मिशनरी आइडियल कह लीजिए या जो भी अपना मॉडर्निस्ट वाला आइडियल है वो कन्विंस करना चाहते हैं। तो इसका रिफ्यूटेशन में अच्छा, सबसे पहले रिफ्यूटेशन से पहले उनका चार्जेस देख लेते हैं कि क्या क्या चार्जेस उन्होंने लाया है। पहला चार्ज है कि उन रामानुजन का जो ट्रांसलेटिंग प्रोसेस है वो ना तो एक्सप्लोरेटरी है और ना तो ओपन एंडेड है, वो एक क्लॉस्ट्रोफोबिक है, वो एक क्लोज्ड एंड में बैठा है, वो कुछ फिक्स्ड पॉइंट्स में घूमता है, वो ओपन एंडेड नहीं है। दूसरा है कि कॉलोनियल और ओरिएंटलिस्ट इमेज जो है ना इंडिया का, उसके साथ काफी ज्यादा टैली करता है इनका ट्रांसलेशन प्रोसेस या ट्रांसलेशन का तरीका, ये उनका निरंजन का कहना है। और तीसरा चार्जेस है कि भक्ति और वीरशैविज्म, इन दोनों को एक यूनिफॉर्म कंसिस्टिंग सिमिलर आइडिया के तहत दर्शाया गया है, जो कि मिसरिप्रेजेंट किया है या और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और अलग अलग आइडिया है। तो सीधा बात है, निरंजन यही कहना चाहते हैं कि वो रीडर को मिसगाइड कर रहे हैं, अपना हिसाब से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, रामानुजन एक गलत इमेज दे रहे हैं। बट अब यहां पे धारवारकर उसके रिफ्यूटेशन में क्या बोलते हैं कि इंट्रोडक्शन टू स्पीकिंग ऑफ शिवा में, स्पीकिंग ऑफ शिवा एक आपका एंथोलॉजी है, उसी में से एक छोटा पोएम था, वही आपका वकाना, जिसको लेके इतना सारा मतलब विवाद छेड़ा हुआ है। तो उस स्पीकिंग ऑफ शिवा का इंट्रोडक्शन में उन्होंने जो लिखा था रामानुजन में, एक उसका हेडिंग था सेक्शन का, द अनमेडिएटेड विजन। उसमें उन्होंने बहुत बढ़िया से विस्तार से लिखा है कि अनुभव ये एक कंसेप्ट है, एंशिएंट तमिल आप एस्थेटिक्स कर लो या पोएटिक्स कर लो, उसका एक कंसेप्ट है अनुभव। अब उसको ट्रांसलेट करने के लिए उन्होंने वर्ड एक निकाला है, एक्सपीरियंस। अब पिछले 2 शतक से, मतलब जब से रामानुजन ने अटेम्प्ट किया है उसके बाद पिछले 150-200 साल में इस एक्सपीरियंस छोड़ करके और कोई दूसरा बेहतर वर्ड तो कोई निकाल भी नहीं सका ना। निरंजना इतना जो एक्यूज कर रही है, क्या उनके पास एक्सपीरियंस छोड़ के और कोई बेटर वर्ड है अनुभव को बराबर तरीके से डिफाइन करने के लिए? आपको याद है मैंने पहले ही वीडियो के शुरुआत में बोला था कि हमेशा ये जरूरी नहीं हो कि दोनों लैंग्वेज में, एक सोर्स लैंग्वेज और टारगेट लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेज में हर चीज कॉमन हो। तो ठीक वैसे ही एक आपके इंडियन क्लासिकल परिवेश में अनुभव, ये जो कंसेप्ट है
जरूरी नहीं है कि यूरोपियन एम्बियंस में भी वही सेम कंसेप्ट का अस्तित्व हो। तो अगर दोनों कंसेप्ट ही सेम नहीं है तो आप दोनों का मतलब एक्चुअल ट्रांसलेशन कैसे पाओगे ना। जैसे मान लो आम, ठीक है, आम है हिंदी में, अब उसको इंग्लिश में मैंगो कह सकते हो ना। अब अगर मान लो कि आम एक ऐसा चीज होता, मान लो थोड़ा देर के लिए मान लो कि जो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही पाया जाता है, इंडिया का बाहर ना आप उसे एक्सपोर्ट कर सकते हो, ना कोई विदेशी उसको कभी देखा है ना जानता है, तो जो कंसेप्ट का अस्तित्व ही किसी के लिए नहीं है तो उसके लिए वो एक नया वर्ड कैसे निकालेगा, है कि नहीं। तो वही सेम चीज है, हर समय आप एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं कर सकते। तो अगर आप किसी पे चार्जेस लगा रहे हो तो खुद आप उसको ऑल्टरनेटिव निकाल के दिखाओ, वो तो आप कर नहीं रहे हो, तो कैसा आपका रिफ्यूटेशन है, ये कैसा आपका चार्जेस है ना। फिर वो ये भी दिखाते हैं कि रामानुजन ने क्या किया है कि यूरोपियन रोमांस नैरेटिव्स में से क्वेस्ट का कंसेप्ट उठाया है। क्वेस्ट यानी आपका यात्रा, कोई एक विशेष उद्देश्य लेकर के अगर कोई अभियान करता है, दैट इज कॉल्ड क्वेस्ट, ठीक है। और पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, ये प्यूरिटन एलिगरी से उठाया गया है। पिलग्रिम्स प्रोग्रेस यानी एक कैसे धीरे धीरे एक आदमी का स्पिरिचुअल इवोल्यूशन होता है, कैसे कैसे वो आध्यात्मिक स्तर में एक से दूसरा स्तर में ऊपर उठते उठते मंडेन लेवल को छोड़ करके ग्लोरियस उसका अपना जो मुक्ति या लिबरेशन होता है उस पर पहुंचता है। तो ये दोनों कंसेप्ट यूरोपियन ऑडियंस के लिए कॉमन है, इन दोनों को वो लोग समझते हैं। इन दोनों एग्जाम्पल दे करके एक्चुअली वो क्या समझाना चाह रहे थे कि 13th सेंचुरी वीरशैव सेंट्स का एक जो षट स्थल साधना का कंसेप्ट है, ठीक है, षट स्थल साधना इन द सेंस साधना या मेडिटेशन का 6 प्रोसेस या 6 स्टेप 6 स्टेजेस, ठीक है। अब आप ही बताइए, अगर कैसे एक यूरोपियन ऑडियंस के लिए ना तो वीरशैव सेंट्स को समझना और ना तो षट स्थल साधना समझना संभव है, क्योंकि ऐसा कोई कंसेप्ट वो लोग में है ही नहीं। तो रामानुजन ने उनका पास जो कंसेप्ट है, यूरोपियन लोग जो चीज को समझते हैं उसका थ्रू समझाने का कोशिश किया है। और इसी को निरंजना क्या बोल रही है कि वो यूरोपियन प्रोटेस्टेंटिज्म को आगे बढ़ा रहे, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। नहीं, बात वो नहीं है, वो तो ताकि रीडर्स को समझ में आए इसीलिए ना वो कर रहे हैं। एक नॉन इंडियन रीडर को इंडियन कंटेक्चुअलाइज में वो फेमिलियर करने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये गलत क्या है, ये तो हर ट्रांसलेटर को करना चाहिए ताकि उसका रीडर को समझ में आए, है ना। और एक चीज वो एंड में धारवारकर ये भी बोलती है कि पूरा का पूरा जो ये पंजन क्रिटिसिज्म है, ये जो इतना तीखे तलवारें चलाया जा रहा है निरंजना का द्वारा रामानुजन के ऊपर, वो सिर्फ और सिर्फ एक पोएम का ऊपर बेस्ड करके है। इवन उन्होंने बाकी एंथोलॉजी के पोएम को कंसीडर ही नहीं किया। स्पीकिंग ऑफ शिवा, जिस एंथोलॉजी का एक पोएम को उठा करके वो बोल रही है, उसी एंथोलॉजी का बाकी पोएम को भी उन्होंने कंसीडर नहीं किया। रामानुजन का पूरा पोएट्री करियर तो छोड़ दीजिए, उस एंथोलॉजी के भी बाकी को कंसीडर नहीं किया। तो ये कैसे आप इसको एक अनबायस्ड मतलब क्रिटिसिज्म मान सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए किसी ऑथर ने, मैंने ही मान लीजिए अगर 10 पोएम लिखा हो और 10 पोएम का एक एंथोलॉजी निकाला हो, अब आपने उसमें से सिर्फ एक पढ़ा और उसके बेस में मुझे कोई एक लेवल लगा दिया, बाकी 9 पढ़ा ही नहीं या बाकी 9 को कंसीडर ही नहीं किया, तो वो तो सही नहीं हुआ ना, वो तो बायस्ड हो गया। तो सेम काम निरंजना ने किया है। तो इसी चीज के साथ या इसी रिमार्क के साथ वो कंक्लूड करते हैं धारवारकर कि अगर आप कोई पर्टिकुलर आदमी पे, शख्सियत पे क्रिटिसिज्म कर रहे हो तो कम से कम उसका राइटिंग का एक वाइड रेंज को कवर करो, ना कि कोई आप अपने whimsically कोई भी एक टेक्स्ट को पिक कर लिया। ओके, तो यही था पूरा ऐसे का समरी। आशा करते हैं अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल टर्न ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक खबर पहुंचे। और अगर कोई भी पोइट्री, नॉवेल, ड्रामा या इसमें हेल्प चाहिए तो प्लीज कमेंट डाउन कीजिए, उसमें जल्दी से जल्दी वीडियो बनाकर हम लोग अपलोड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज स्टे